प्यारे साथियों, आप सभी का स्वागत करता हूं MRS स्टडी परिवार में। तो डियर, यहाँ पे हम लोग जो है सॉफ्ट स्किल्स एंड इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन, ये जो सब्जेक्ट है ये एक ओपन इलेक्टिव सब्जेक्ट्स है और इससे रिलेटेड जो है आपको क्वेश्चंस मैं यहाँ पे बताने वाला हूँ। क्वेश्चंस के फॉर्म में कुछ टॉपिक मैं समझाने वाला हूँ ताकि आपको जो है बेहतर तरीके से वो चीज़ें समझ में आ सके। और अगर इस तरीके का क्वेश्चंस आपको एग्ज़ाम्स में अगर देखने को मिले तो आप उसे बेहतर तरीके से बना सके। तो यहाँ पे आपका पहला क्वेश्चन है हमारे सामने, व्हाट डू यू मीन बाय एटीट्यूड। एटीट्यूड का मतलब क्या होता है एंड मेंशन द फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग एटीट्यूड। एटीट्यूड को कौन कौन से फैक्टर इन्फ्लुएंस करते हैं उसके बारे में आपको लिखना है। तो देखो, सबसे पहले बात किया जाए एटीट्यूड का, तो एटीट्यूड जो है एक तरीके का फीलिंग या ओपिनियन है अबाउट समथिंग और वे ऑफ बिहेविंग दैट इट इज़ कॉज्ड बाय दिस। आप किस तरीके से बिहेव कर रहे हैं, है ना, या किसी चीज़ का आप ओपिनियन किस तरीके से दे रहे हैं, किस तरीके से आप किसी को बता रहे हैं किसी चीज़ के बारे में, वही उसी को जो है एटीट्यूड कहा जाता है। अलग अलग लोग, अलग अलग इंसान अलग अलग तरीके से एटीट्यूड के बारे में जो है डिस्कस किए हैं, एटीट्यूड के बारे में बताए हैं। बट अगर आप डिटेल में चाहते हो तो आप डिटेल में जो है आप गूगल पर भी सर्च करके उसे जो है आप लिख सकते हो। बट नो नीड टू गो थ्रू मोर डिटेल्स। इतना सफिशिएंट है जानना कि एटीट्यूड आखिर होता क्या है। ओके, कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो अफेक्ट करते हैं एटीट्यूड के। तो सबसे पहला फैक्टर है सोशल फैक्टर। Every society has majority of people who prefer to lead harmonious life. They try to avoid unnecessary friction or conflicts between people. हर इंसान चाहता है कि हम जो है ज़िंदगी सुकून का जिए, है ना, किसी से लड़ाई झगड़ा ना करें, है ना। तो उसके लिए आपको क्या चाहिए कि आपका जो सोसाइटी है वो आपका अच्छा होना चाहिए, है ना। आप जिस तरीके से चाहो उस तरीके से आपकी सोसाइटी आपकी हेल्प करे, वैसा सोसाइटी होना चाहिए, तभी तो आपको वो हेल्प करेगा ना। अगर आपका जो एटीट्यूड रहेगा, आपका जो बिहेवियर रहेगा दूसरे के प्रति, यानी अपने समाज के प्रति, और जो समाज का आपका बिहेवियर रहेगा आपके प्रति, दोनों एक दूसरे के अपोजिट रहेगा। ना आपका फीलिंग उसको समझ में आएगा, ना उसका फीलिंग आप समझ रहे हो, तो दोनों के बीच में तो कन्फ्लिक्ट होना ही है। ये जायज़ है कि भाई आपका कन्फ्लिक्ट होगा ही होगा। उसके बाद है डायरेक्ट इंस्ट्रक्शन। द इंडिविजुअल बीइंग कन्फॉर्मिस्ट और डायरेक्शन और एटीट्यूड ऑफ पीपुल इट डीम्ड इम्पॉर्टेंट। कई बार क्या होता है कि कुछ लोग होते हैं जो आपको डायरेक्टली क्या करते हैं, डायरेक्शन प्रोवाइड करते हैं, यानी आपको गाइड प्रोवाइड करते हैं। तो उस कंडीशन में भी आपको जो है उनकी फीलिंग को समझना होगा। फैमिली भी इम्पॉर्टेंट रोल निभाता है आपका एटीट्यूड में। कई बार बोलते हैं ना कि फैमिली ही जब खराब रहेगा तो ये लड़का कैसा होगा, ये भी खराब ही होगा, है ना। तो उस मतलब फैमिली बैकग्राउंड को देखते हुए क्या किया जाता है, किसी को जज कर लिया जाता है कि ये भी अपने फैमिली के जैसा या अपने फैमिली मेम्बर के जैसा ही होगा। जैसे पेरेंट्स, एल्डर ब्रदर, सिस्टर, इन सभी का जो भी बिहेवियर होगा उसके बेसिस पे क्या कर लिया जाता है, पता लगा दिया जाता है कि इसका भी बिहेवियर लगभग भी उसी के जैसा होगा। प्रीजुडिस एटीट्यूड में इन्वॉल्व इशूज विदाउट गिविंग अनवाइज्ड कंसिडरेशन टू ऑल द एविडेंस। मान लो कि कोई अगर गलत काम किया, है ना, तो उसको सपोर्ट ना करके उसका विरोध भी करना ज़रूरी है। तो वही चीज़ यहाँ पे बोला जा रहा है कि एटीट्यूड जो है कई बार क्या होता है कि अनबायस्ड होता है ना, और कई बार बायस्ड होता है। मतलब कई बार किसी के पक्ष में आप बोलते हैं, किसी के पक्ष में बोलते हैं, लेकिन एटीट्यूड आपको ले डूबता है। एक पॉजिटिव एटीट्यूड है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर निगेटिव एटीट्यूड है आपके पास तो भाई वो आपको ले डूबेगा। पर्सनल एक्सपीरियंस इन ऑर्डर टू बी बेसिस ऑफ एटीट्यूड। द पर्सनल एक्सपीरियंस जो है ये भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल निभाता है किसी के एटीट्यूड में। कई बार होता है क्या है कि हम अपने एटीट्यूड के चक्कर में अपने आप को
जो है बहुत ज़्यादा नीचे महसूस करते हैं। तो उस चीज़ को आप कैसे किसी को बताओगे, समझाओगे? तो वो आपका एक्सपीरियंस के ऊपर आपको मिलता है ना, कि भाई मैंने ये गलती किया था तो मुझे ये हुआ, अब मुझे ये गलती दोबारा नहीं दोहरानी है। उसके बाद है मीडिया। मीडिया में जैसे टेलीविज़न, रेडियोज़, इन सभी पे क्या बताया जाता है, जो भी बताए जाते हो, ओपिनियंस हो या बिलीव्स हो, है ना, ये लोग जो है उससे इन्फ्लुएंस होते हैं। क्योंकि फिल्म वगैरह में आप देखते होंगे कि लड़का जो है लड़की से बहुत ज़्यादा प्यार कर रहा है, प्यार में धोखा मिल गया तो फांसी लगा लिया। इसी से ना लोग फांसी लगाते हैं। कभी मूवी में ये दिखाया गया, वो रेयर ऑफ द रेयर मूवी में दिखाया गया कि लड़की छोड़ दी या लड़का छोड़ दिया तो हम दूसरे को पास जाएंगे, नहीं, हम उससे प्यार किए थे, एकदम बहुत ही सच्चा वाला प्यार किए थे, अब वो हमको छोड़ के चला गया तो हम तो भाई उसके साथ नहीं रहेंगे, उसके बिना नहीं रह पाएंगे, हम भी इस दुनिया से चले जाएंगे। तो ये एक इम्पैक्ट डालता है आपके एटीट्यूड को, आपकी बिहेवियर को। ओके, एजुकेशनल एंड रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस, स्कूल कॉलेज में भी आपको जो है एटीट्यूड के बारे में बताया जाता है कि कैसे किससे कैसे बात करना है ना, एक तरीके से बिहेवियर आपका क्या होना चाहिए। मान लो कि आपका कोई सीनियर है आपके कॉलेज में, वो आपके पास आ गया तो आप उससे कैसे बात करोगे, है ना, इन सभी के बारे में बताया जाता है। तो एज ए सिस्टम, इंस्टीट्यूशनल और रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस स्ट्रांगली इन्फ्लुएंस एटीट्यूड्स बिकॉज दे lay the foundation of understanding and moral concept within the individual के within। उसके बाद आपका है फिजिकल फैक्टर्स में क्लिनिकल साइकोलॉजी हैव जनरली रिकॉग्नाइज्ड दैट फिजिकल हेल्थ एंड vitality are important factor in determining or adjusting, and it has frequently been found that nutrition, disease, accidents with the normal development that serious behavioral disturbance have followed। कई बार क्या होता है फिजिकल, मान लो कि किसी का एक्सीडेंट हो गया या किसी को कोई बीमारी हो गया तो उस के कारण से भी जो है बिहेवियर में क्या होता है डिस्टर्बेंस आती है। जैसे कोई बहुत ज़्यादा अपने आप को एकदम घमंड में रखता था कि हम तो झुकेंगे नहीं, हम तो टूटेंगे नहीं, लेकिन उसका हो जाए एक्सीडेंट, अब वो कुछ भी काम अपने से नहीं कर पा रहा है, दूसरे उसके सेवा में लगे हुए हैं, तो उस कंडीशन में उसका क्या होगा, पूरा सपना, पूरा उसका घमंड ना चकनाचूर हो जाएगा, क्योंकि अब दूसरे पे वो डिपेंड हो जाएगा ना। अब खुद तो वो कुछ कर ही नहीं सकता है, ना चल सकता है, ना खा सकता है, दूसरे के ऊपर डिपेंड रहेगा। तो जब मिलेगा, जब खाएगा, चुपचाप बैठा रहेगा। तो इसलिए कहा जाता है कभी भी ज़्यादा घमंड नहीं करना चाहिए, अपने आप को हमेशा नीचा दिखाना चाहिए। नीचा इन द सेंस कि आप अगर हाई पोजीशन पे हैं तो झुक कर रहिए, हर किसी का बात सुनिए, समझिए कि सामने वाला क्या बोलना चाह रहा है, क्या कहना चाह रहा है, क्योंकि हर किसी का एक फीलिंग होता है, उस फीलिंग को आपको समझना ज़रूरी है। अगर आप एक बार किसी के फीलिंग को समझ लिए, दैट्स फाइन, बहुत अच्छी बात है। वही जो मैंने आपको बताया, अगला जो आपका है वो है इकोनॉमिक स्टेटस एंड ऑक्यूपेशंस। इकोनॉमिक स्टेटस में क्या है और ऑक्यूपेशनल पोजीशंस में, देखो यहाँ पे क्या होता है कि कोई अगर अमीर है ना और आप कोई गरीब है, तो अमीर जो है गरीब को कभी भी मुंह नहीं लगाएगा, हमेशा उसको गाली से बात करेगा या फिर उसको डांट कर फटकार कर ही बात करेगा, कभी प्यार से नहीं। 100 में कुछ लोग होते हैं जो गरीब के साथ भी अच्छे से व्यवहार करते हैं, बट 90% लोग वैसे ही होते हैं जो गरीब को देखने के बाद उसको भगाना पसंद करते हैं, उसके साथ बैठना, खाना पीना, बात करना पसंद नहीं करते हैं 90% लोग।
10% लोग वैसे होते हैं जो ये करते हैं। कुछ लोगों का दिखाने का दांत अलग होता है और उसको अलग से बिहेव, मतलब दिखाने के लिए क्या करेंगे ना, बहुत ज़्यादा एकदम प्यार से उसके साथ बात करेंगे, लेकिन अंदर ही अंदर वो जल रहा होता है। तो भाई वैसी ज़िंदगी किस काम की? जीना है तो शौक से जियो, नहीं तो भाड़ में जाओ। ओके, तो आई होप कि आज का ये जो वीडियोस है, जो क्वेश्चंस मैंने बताया, ये आपको समझ में आया हो। अगर फिर भी कोई डाउट्स आता है तो आप हमें ज़रूर बताएं, और चैनल को यूट्यूब पे सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर ज़रूर लीजिए, क्योंकि आप लोगों का सपोर्ट वैसे से पता चलता है। ओके, तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू। तो डियर, सॉफ्ट स्किल्स एंड इंटरपर्सनल कम्युनिकेशंस में हम लोग जो है अगला क्वेश्चंस लेकर चलेंगे। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज़ डिफरेंस बिटवीन आउट ऑफ बॉक्स थिंकिंग एंड लैटरल थिंकिंग। लैटरल थिंकिंग और आउट ऑफ बॉक्स थिंकिंग में क्या डिफरेंस है? तो देखो, पहला डिफरेंस है आउट ऑफ बॉक्स थिंकिंग में और लैटरल थिंकिंग में कि जो आउट ऑफ बॉक्स थिंकिंग है ये कन्वेंशनल और क्रिएटिव होता है और ओरिजिनल होते हैं, ठीक। जो लैटरल थिंकिंग होता है ये जो है वैसा थिंकिंग होता है जो अप्रोच करता है टू प्रॉब्लम सॉल्विंग, प्रॉब्लम को सॉल्व करना, इस तरीके से सॉल्व करना कि उसमें प्रॉब्लम जो है अलग अलग पर्सपेक्टिव को देखकर जो है क्या किया जाता है, प्रॉब्लम को सॉल्व किए जाते हैं। दूसरा डिफरेंस है आउट ऑफ बॉक्स एंड लैटरल में कि आउट ऑफ बॉक्स जो है इन्वॉल्व करता है लुकिंग बियॉन्ड यूजुअल और एक्सपेक्टेड सॉल्यूशन टू प्रॉब्लम, मतलब एक एक्सपेक्ट करते हैं कि हाँ इस तरीके का सॉल्यूशन होता है, लेकिन जो लैटरल होता है उसमें हम लोग जो है पॉसिबिलिटीज़ को देखते हैं। इसमें जो है एक्सपेक्ट करते हैं कि ये मतलब हमारा होगा, लेकिन इसमें पॉसिबिलिटीज़ को एक्सप्लोर करते हैं। जब भी हमें मिलता है कि नहीं ये पॉसिबिलिटी है, तो उस पॉसिबिलिटी के बेसिस पे उसमें क्या करते हैं, नई आइडियाज़ को जनरेट किया जाता है। जो आउट ऑफ बॉक्स थिंकिंग होता है इसमें फ्री होते हैं, हमारे जो ट्रेडिशनल थिंकिंग होते हैं, है ना, उसको से अलग होता है। लेकिन इसमें जो है क्या होता है कि माइंड मैपिंग होता है और ब्रेन जो है स्टॉर्मिंग होता है। तो ये सभी को देखते हुए टेक्निक का यूज करके जो है हम लोग नए आइडियाज़ को जनरेट करते हैं, लेकिन वैसा कुछ हमारा आउट ऑफ बॉक्स थिंकिंग में नहीं होता है। बस जो ट्रेडिशनल चीज़ें थी उससे कुछ अलग हटकर बस किया जाता है, कुछ भी नया हो बस। जो आउट ऑफ बॉक्स थिंकिंग है ये जनरली फोकस होते हैं जनरेटिंग न्यू आइडियाज़ और अनकन्वेंशनल आइडियाज़ को लेकर, लेकिन जो हमारा लैटरल थिंकिंग होता है इसमें हम लोग जो है नया आइडियाज़ तो सोचते ही हैं, लेकिन अलग अलग जो है पर्सपेक्टिव से। मान लो कि इसमें सोचा जाता है कि अगर मैंने ये आइडिया अपनाया, जैसे कोई बोल दिया कि मुझे जो है चाय का ठेला लगाना है, तो भाई चाय का ठेला क्यों लगाना है? अगर चाय का ठेला नहीं चला तो क्या होगा? अगर चाय का ठेला बहुत ज़्यादा चलने लगा तो क्या होगा? कैसे उसको मैनेज करेंगे? क्या आने वाले समय में हमारे ठेले पे और लोग आएंगे? कितने लोग पर डे आएंगे? तो अलग अलग पर्सपेक्टिव से पहले सोच लेना और उसके बाद नए आइडियाज़ को, नए जो भी आपने लक्ष्य बनाया है उस चीज़ के ऊपर काम करना स्टार्ट करना, डैट इज़ कॉल्ड लैटरल थिंकिंग। अगर आप अभी तक देखो, क्वेश्चंस तो आपको मैं बता रहा हूँ, बट अगर आपको मैंने जो पूरी क्लासेस प्रोवाइड की है वो अगर पूरी क्लासेस आप नहीं देखे हो तो भाई ये नहीं समझ में आएगा, क्योंकि कुछ कुछ चीज़ें सिर्फ क्वेश्चंस फॉर्मेट में क्या है, जो क्वेश्चंस मैं लेकर आऊँगा उस क्वेश्चंस का आंसर बताऊँगा। लेकिन अगर आप ऑलरेडी पहले थ्योरेटिकल चीज़ें पढ़ चुके हो प्रॉपर तरीके से तो अच्छी बात है। आपको मैंने जो है टाइप किया हुआ नोट्स भी प्रोवाइड किया है ना, तो टाइप किया हुआ नोट्स में आपको हैंड रिटन से कोई मतलब ही नहीं रहेगा, मतलब कोई भी मतलब गलती का कोई संभावना नहीं है, बहुत कम गलती। अगर देखो हम भी तो इंसान ही है ना, इंसान से ही गलती होती है, तो टाइप करने में एक दो वर्ड हो सकता ही गलती हो, बट
मैंने अपने तरफ से पूरी कोशिश की है कि एरर फ्री जो है टाइप हो, ठीक है, मतलब कोई गलती ना हो। तो टाइप किया हुआ नोट्स है, उसमें हैंड रिटन में क्या होता है कि कई बार पिक्चर्स क्लियर नहीं आती है तो नज़र नहीं आता, लेकिन टाइप किया हुआ तो सारा नज़र आएगा ना, क्योंकि प्रॉपर पीडीएफ के फॉर्म में वो मिलेगा, तो उससे आप पढ़ सकते हो। तो आप हमारे साथ जुड़े हो, और अगर आप नहीं कर पा रहे हो तो भाई मैं क्या ही कह सकता हूँ आपको, ठीक है। बट मैं यही कहूँगा कि करो यार, क्योंकि टाइम नहीं है, आपको स्टार्ट तो अभी ही करना पड़ेगा ना। चलो अगली क्वेश्चंस की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चंस यहाँ पे बोला जा रहा है कि व्हाट इज़ एटिक्वेट। एटिक्वेट क्या होता है और उसके क्या सिग्निफिकेंस हैं या इम्पोर्टेंस क्या है इंजीनियर्स और प्रोफेशनल्स के तौर पे, वो बताना। देखो एटिक्वेट जो है ये ए सेट है ऑफ नॉर्म्स ऑफ पर्सनल बिहेवियर इन पोलाइट सोसाइटी usually occurring in the form of an ethical code of expected or accepted social behavior that accord with conventional and norms observed and practiced by a society, social class and social group। यहाँ पे एटिक्वेट का मतलब क्या है? एटिक्वेट का मतलब होता है नैतिकता, ठीक है, मतलब आप किसी के साथ कैसा व्यवहार कर रहे हैं या आपके साथ कोई कैसा व्यवहार कर रहा है, वही आपका एटिक्वेट कहलाता है। आपका सोसाइटी, आपका फैमिली, आपके आसपास के लोग, है ना, और आप किससे कैसे बात कर रहे हो। मान लो कि कोई आपके पास फ़ोन किया और आप उस पर चिल्लाकर बात किए, क्या ये सही एटिक्वेट है? तो एटिक्वेट भी जो है कई तरीके के हैं। ईमेल एटिक्वेट होते हैं, मीटिंग एटिक्वेट होते हैं, है ना, फ़ोन एटिक्वेट होता है, आपका टेलीफोन कम्युनिकेशंस हो गया। तो इस तरीके से कई सारे एटिक्वेट के जो है टाइप्स होते हैं, जो कि मैंने आपको बताए हैं, और हर एटिक्वेट में अपना अलग अलग जो है उसके रूल्स हैं, उसके अनुसार। अब मान लो कि आप मीटिंग में जा रहे हो, और मीटिंग में जाने के लिए आपको क्या चाहिए कि भाई मीटिंग अगर 10 बजे से है तो आप कोशिश करो कि 9:55 में या 9:57 में आप वहाँ पे पहुँचे रहो। आप अपना अच्छे से प्रिपरेशन करके रखो ताकि मीटिंग में आप अच्छे से बोल सको। अब मीटिंग में बोलने लगो तो इसका मतलब ये नहीं कि मीटिंग में जब आप बोल रहे हो तो दूसरा का आप सुने ही नहीं, दूसरा जो बोल रहा है उसकी भी बातों को तो सुनो कि वो क्या कहना चाहता है। ये न कि आपको मन किया बस हमको बोलना है तो हम बोलते चले गए, चलते गए, दूसरा का क्या कहना है आपके प्रति, आपकी बातों को लेकर वो क्या समझना चाहता है, उसके बारे में भी, उसकी फीलिंग को भी तो आपको समझना होगा कि आप सिर्फ अपनी बातों को कीजिएगा। अब बात किया जाए इम्पॉर्टेंस ऑफ फॉर इंजीनियर्स एंड प्रोफेशनल्स, तो देखो इंजीनियर्स और प्रोफेशनल के लिए एटिक्वेट का होना ज़रूरी इसलिए है क्योंकि ये पॉजिटिव रिलेशनशिप बनाने में क्या करता है, मदद करता है। देखो एटिक्वेट जो है ये हेल्प करता है पॉजिटिव रिलेशंस को बनाने में। जैसे आपके दोस्त हो सकते हैं, आप अगर इंजीनियर्स के तौर पर अगर काम कर रहे हैं तो हो सकता है कि आपका क्लाइंट्स हो, है ना, या कोई अदर स्टेक होल्डर्स हो। स्टेक होल्डर्स का मतलब आपका कस्टमर्स हो सकता है, आपका एम्प्लॉय हो सकता है, आपका मैनेजर्स हो सकता है ना, आपका जो है सप्लायर हो सकता है। तो कई सारे लोग होंगे। अब उनके साथ अगर पॉजिटिव रिलेशंस आपको बनाना है ना, एक अच्छा संबंध बनाना है, तो एटिक्वेट आपके पास होना चाहिए। अगर आप अच्छा एटिक्वेट मतलब अच्छे नैतिकता के साथ लोगों से व्यवहार करते हैं, लोगों को रिस्पेक्ट करते हैं और लोगों का आपके ऊपर भी विश्वास बन जाता है, तो वो भी आपका रिस्पेक्ट करेगा। ऐसा नहीं है, देखो ऐसे भी बोला जाता है ना, जैसा आप बीज बोओगे वैसा आपको मिलेगा। तो ये चीज़ जो है आपको समझना है, जैसा आप दूसरे को दोगे वैसा ही आपको मिलेगा भी। हाँ, आप ये मत कभी गौर कर लेना कि या बहुत ज़्यादा उस पर विश्वास कर लेना कि हाँ हम जो है जिस पर्सन को ज़्यादा रिस्पेक्ट कर रहे हैं वो भी हमें ही रिस्पेक्ट करे, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। आपका काम है, अपना काम करिए, अपना फ़र्ज़ निभाइए कि हाँ हम जो है किसी को कैसे रिस्पेक्ट दे सकते हैं, क्या वो रिस्पेक्ट लायक है या नहीं है। अगर वो रिस्पेक्ट लायक है तो उसको हम कैसे दे सकते हैं। कोई ज़रूर नहीं है कि उसी से आपको रिस्पॉन्स मिले, किसी से भी आपको रिस्पॉन्स मिल सकता है, बट हाँ जैसा बीज बोओगे
वैसा आपको मिलेगा। किसी का हेल्प करोगे तो आपको भी कोई ना कोई हेल्प करेगा, आप किसी से नफ़रत करोगे तो आप भी कोई ना कोई आपसे नफ़रत करेगा। तो ये है, क्योंकि ये एक साइकिल है, जैसा आप दोगे वैसा ही आपको प्राप्त होगा। लेकिन कई बार आपको लगता है कि हम तो सभी के साथ अच्छा कर रहे हैं, लेकिन फिर भी हमारे साथ लोग अच्छे क्यों नहीं कर रहे हैं। तो कई बार आपकी परीक्षाएं ली जाती है कि आप कितना कैपेबल हो, अपने आप को बर्दाश्त कर सकते हो, और उस दौर को अगर आप पार कर लिए ना, उस पल को अगर आप पार कर लिए, दैट्स वेरी फाइन। आपको फिर बहुत मज़ा आएगा ज़िंदगी जीने में। उसके बाद है दूसरा पर्सनलिज्म, जो हमारा एटिक्वेट है, ये आपको एक अच्छा लाइफ देने में, है ना, एक अच्छा लाइफ जीने के लिए आपको क्या करता है, हेल्प करता है। या आप अगर कोई अच्छा काम करते हो, है ना, और आप बताते हो कि ये काम मैंने किया है, और वो बाकायदे वो काम बहुत कॉम्प्लेक्स था, बहुत डिफ़िकल्ट था, लेकिन फिर भी आपने उस काम को कर लिया, तो लोग आपके उस काम के बारे में क्या करेंगे, सराहेंगे, आपकी बातों को बताएंगे कि इसने वादा किया और इसने पूरा भी कर लिया। ठीक है। उसके बाद तीसरा है कोलैबोरेशंस। इसमें क्या होते हैं, कोलैबोरेशंस में हेल्प इसलिए करता है क्योंकि देखो, आपका विश्वास तो आपके ऊपर बन गया, लोगों का जब आपके ऊपर विश्वास बन गया कि ये जो बंदा है ये अच्छा काम करेगा, तो आपके साथ लोग आकर जुड़ना चाहेंगे, और जुड़कर लोग जो है आपके साथ काम करना चाहेंगे। और जब आपके साथ लोग जुड़ेंगे और काम करेंगे तो क्या होगा कि आप का बिहेवियर तो आपके वहाँ पे मदद कर ही रहा है, प्लस आप जिस काम के लिए करना चाह रहे हो, या जो अलग काम, कोई अलग थिंकिंग है जिसे आप अप्लाई करना चाहते हो, तो लोग रहेंगे आपके साथ, तो आप उसको अप्लाई कर सकते हो। ओके। उसके बाद आता है नेटवर्किंग। देखो, अगर आप ज़िंदगी में सक्सेस हो गए, ठीक, अब आपके सभी लोग चाहने वाले हैं, तो आपको कोई किसी तरीके का कोई गम ही नहीं रहेगा। हमेशा आप अपने आप को कैसे फील करोगे, पॉजिटिव फील करोगे कि नहीं, सारे लोग तो हमसे प्यार करते हैं, कोई हमसे नफ़रत नहीं करता है। फिर आपका प्रोफेशंस को रिप्रेजेंट करना, ये भी एटिक्वेट का ही काम होता है। एज एन इंजीनियर and professionals, we have responsibility to represent our profession in positive light. Obviously, जब हर किसी का विश्वास आपके ऊपर है, आप अपना काम सत्य निष्ठा के साथ काम कर रहे हो समाज के लिए, एज ए इंजीनियर या एज ए प्रोफेशनल, तो डेफिनेटली लोग आपकी बात करेंगे। यानी आपको अपने आप को हमेशा अच्छा दिखाना होगा। अगर आप अपने आप को गलत दिखाएंगे तो भाई कौन विश्वास करेगा आपके ऊपर, कोई नहीं करेगा। तो आपको अपने आप को अच्छा दिखाना होगा। तो ये पॉइंट्स जो है, कुछ पॉइंट्स थे जो आपको समझने थे, जो कि एटिक्वेट को क्या करते हैं, सिग्निफाई करते हैं, यानी उसके इम्पोर्टेंस को बताते हैं। तो इन 5 पॉइंट्स, अगर ये 5 गुण आपके अंदर होना चाहिए। देखो, मैंने इस तरीके से आपको रिप्रेजेंट करके बताया है ना, लिख कर बताया। आप इस चीज़ को अलग तरीके से भी दिखा सकते हो, अलग तरीके से भी रिप्रेजेंट कर सकते हो। कैसे? तो आप लिख सकते हो, एटिक्वेट हेल्प्स इन क्रिएटिंग हार्मोनियस एंड प्रोडक्टिव वर्क इन्वायरमेंट विच कैन लीड टू बेटर आउटकम्स फॉर कोलैबोरेशंस, है ना, इस तरीके से लिख सकते हो आप। पॉजिटिव इम्प्रेशंस on employees or clients or partners helps to get more success in life। इस तरीके से भी आप लिख सकते हो। मतलब आप अपने क्वेश्चंस को, देखो क्वेश्चंस का आंसर तो एक ही होंगे, जो उसका इम्पोर्टेंस है, इम्पोर्टेंस तो सेम रहेगा, लेकिन उस इम्पोर्टेंस को आप किस तरीके से रिप्रेजेंट कर रहे हो। जिस तरीके से आप रिप्रेजेंट करोगे ना, उसी के बेसिस पे आपका यहाँ पे वर्क होगा। तो आपका रिप्रेजेंटेशन बहुत ज़्यादा मायने रखता है कि आप किसी चीज़ को कैसे रिप्रेजेंट कर रहे हो। ओके।
तो आई होप कि आज का सेशन आपको समझ में आया हो। देखो मैं क्वेश्चंस तो बता ही रहा हूँ, बट अपने तरीके से उसको लिखने की पूरी कोशिश करना, क्योंकि आप अपने लैंग्वेज में अगर क्वेश्चंस को लिखोगे तो वो आपको ज़्यादा हेल्प करेगा। इसलिए मैं आपको इंग्लिश में तो दिया हूँ, लेकिन हिंदी में आपको समझा रहा हूँ, ताकि आप उस हिंदी को समझने के बाद अपने तरीके से आप एग्ज़ाम में लिख सको। देखो एग्ज़ाम में सबसे ज़्यादा नंबर कब मिलता है ना, जब आपका राइटिंग और आपका जो लिखने का जो तरीका है वो आपका सेल्फ हो, यानी आपका खुद का तरीका हो लिखने का, और राइटिंग भी आपका ज़बरदस्त हो। तो जितना का आप लिखोगे ना उतना आपको नंबर मिलेगा, 1-2 नंबर में भी कट सके, बट जितना का लिखोगे मैक्स 99% या 90% उतना ही नंबर मिलेगा। अगर आप 20 नंबर का लिखोगे तो आपको 18 नंबर मिल जाएगा, अगर आप 40 नंबर का लिखोगे तो 37 से 38 नंबर आपको मिल जाएगा, यानी 1-2 नंबर कटेंगे, बाकी सारे के सारे मिलेंगे। लेकिन कब, जब आपका राइटिंग और आपका जो लिखने का तरीका होगा ना वो अपने लैंग्वेज में लिखोगे, आप अपने तरीके से लिखोगे तब। नहीं तो किसी का कॉपी कर लिए, किसी का देख कर छाप लिए तो उसमें नहीं नंबर मिलेगा। एकदम पूरा रट्टा मार के चले गए कि हाँ एकदम पूरा याद है कि एज इंजीनियर एंड प्रोफेशनल्स, कॉमा भी डालना है, उसके बाद वी हैव रिस्पॉन्सिबिलिटी टू रिप्रेजेंट आवर प्रोफेशन इन अ पॉजिटिव लाइट, फुल स्टॉप, मतलब पूरा एकदम कॉमा फुल स्टॉप पूरा एकदम रट के चले गए और लिख के आ गए। तो भाई नंबर तो मिलेंगे, लेकिन जो एक पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ना चाहिए ना, जो कॉपी चेक करेगा उसका, वो आपके कॉपी को देखने के बाद वो इम्पैक्ट नहीं आएगा। इम्पैक्ट कब आता है, जब आप अपनी लैंग्वेज में किसी चीज़ को लिखते हो तो जो कॉपी चेक कर रहा होता है उसको पता होता है कि भाई कौन अपने लैंग्वेज में लिखा है कौन नहीं लिखा है। क्योंकि खुद का लैंग्वेज जब आप लिखोगे ना तो वो आपको भी पता चल जाएगा कि हम क्या लिख रहे हैं, हम क्या सोचकर क्या लिखना चाह रहे हैं। आपकी फीलिंग आपकी कॉपी में नज़र आएगी कि आप कहना क्या चाह रहे हैं। लेकिन आप किसी से छाप लेंगे ना, बस जो रट्टा मार के चले गए और लिख लिए, तो वो आप पे इम्पैक्ट नहीं डालेगा। वो देखेगा कि यार ये तो बस किसी से कॉपी किया है, मतलब याद कर लिया है और आके उगल दिया है। तो वैसी चीज़ें आपको नहीं करनी है। ओके, आई होप कि आज की चीज़ें समझ में आई हो। थैंक यू। प्यारे साथियों, आप सभी का स्वागत करता हूं अपने MRS स्टडी परिवार में। तो यहाँ पे जो है मैं आपको क्या बता रहा था, सॉफ्ट स्किल्स एंड इंटरपर्सनल कम्युनिकेशंस में क्वेश्चंस। तो आज का अगला क्वेश्चन है, व्हाई शुड वी डू सेल्फ एनालिसिस। सेल्फ एनालिसिस क्यों करते हैं ऑन द पाथ ऑफ वंस प्रोग्रेस। जब अपना प्रोग्रेस कर रहे होते हैं तो उसमें हम लोगों को सेल्फ एनालिसिस करने की ज़रूरत क्यों होती है। सेल्फ एनालिसिस जो है ये एक इम्पॉर्टेंट असेसिंग है किसी भी पर्सन्स को या अपने आप को प्रोग्रेस करने के लिए। ये अलाउ करता है इंडिविजुअल टू रिफ्लेक्ट ऑन देयर पर्सनल स्ट्रेंथ, है ना। ये बताता है कि आपकी स्ट्रेंथ क्या है, आपकी वीकनेसेस क्या है, आपको किस एरिया में ज़्यादा अपने आप को इम्प्रूव करना है, विदाउट रेगुलरली इवेल्युएटिंग वन सेल्फ, है ना। रोज़ आपको इवेल्युएट करने की ज़रूरत नहीं, सप्ताह में एक बार इवेल्युएट कर लिए, हाँ भाई इस एरिया में मुझे इम्प्रूवमेंट करने की ज़रूरत है। आप उस एरिया में इम्प्रूव कीजिए और आफ्टर 1 वीक या आफ्टर सम टाइम उसके बाद उस पर जो है फिर से काम करना स्टार्ट कीजिए। इट कैन बी चैलेंजिंग टू आइडेंटिफाई व्हाट इज़ वर्किंग वेल एंड व्हाट नीड टू बी चेंज, है ना। आपको क्या करना है, किस तरीके से करना है और क्या चेंजेस अपने अंदर करना है, ये चीज़ों को आइडेंटिफाई करना एक बहुत डिफ़िकल्ट जो है कह सकते हो कि ये आपके लिए होता है। ओके, बाय कंडक्टिंग सेल्फ एनालिसिस, जैसे सेल्फ एनालिसिस करते हैं इंडिविजुअल्स कैन गेन अ बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ देयर पर्सनल मोटिवेशंस, वैल्यूज़ एंड बिलीव। उसका पर्सनल मोटिवेशंस क्या है, उसकी वैल्यूज़ क्या है, उसका विश्वास क्या है, उसके ऊपर जो है किसी का सेल्फ एनालिसिस क्या होता है, डिपेंड करता है। ये जो सेल्फ मोटिवेशंस हैं, वैल्यूज़ है, बिलीफ हैं, ये हेल्प करता है एक इन्फॉर्म डिसीजंस लेने के में, ताकि फ्यूचर का प्लान हम लोग एक बना सके और उसके अनुसार जो फ्यूचर का प्लानिंग किए
जिस तरीके का फ्यूचर का प्लान बनाए उसके बेसिस पे हम काम कर सकें। एंड कैन ऑल्सो गिव देम अ ग्रेटर सेंस ऑफ पर्पस एंड डायरेक्शन, और हमें ये भी बताता है कि भाई हम किस पर्पस से इस फ्यूचर प्लान को करना चाहते हैं और उसका सही दिशा क्या होगा, वो भी जो है हमें सेल्फ एनालिसिस से पता चलता है। यानी अपने आप के बारे में आपको सोचना होगा, अपने आप के बारे में विचार करना होगा। जैसे अगर आप ने लक्ष्य बना लिया कि मुझे जो है इस बार क्या करना है, एसएससी जेई क्रैक करना है, तो अब एसएससी जेई क्रैक करने के लिए सबसे पहली चीज़ें आपको क्या करनी होगी, आपको पहला तो सिलेबस पता होना चाहिए कि क्या क्या पढ़ना है। अब आपको जब सिलेबस पता हो गया तो आपको क्या करना चाहिए, आपको करना चाहिए कि लोग किस तरीके से पास कर रहे हैं एग्ज़ाम, है ना, लोगों का क्या कहना है। तो उसके लिए आप पॉडकास्ट देखोगे, जो इंटरव्यू सेशंस लोगों के द्वारा प्रोवाइड किए गए हैं, है ना, अलग अलग वेबसाइट्स पे, मेनली तो अब यूट्यूब पे ही सब लोग सर्च करते हैं, तो यूट्यूब पे सर्च किए कि हाँ ये लोग इस तरीके से इंटरव्यू दिए। अब उनकी बातों को देखें, उनकी बातों को समझे, और उनकी बातों को समझने के बाद आप अपने आप के बारे में क्या किए, एनालाइज किए कि भाई लोग इस तरीके से बोल रहे हैं, हम तो इतना कैपेबल है। तो अपने आप को देखें कि हाँ भाई हम ये, उसमें बताएगा कि हम जो है 10 घंटा पढ़ते थे, क्या आप 10 घंटा पढ़ने लायक हो, क्या आपकी कैपेबिलिटी है, आपकी स्ट्रेंथ है 10 घंटा पढ़ने की। तो भाई देखे कि नहीं, हम तो भाई 2-1 घंटा पढ़ने में जो है उब जाते हैं, तब तो भाई काम नहीं चलेगा। आपको कम से कम अभी और इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है, तो इस एरिया में आपको इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है। फिर बताया गया कि आपको जो है शॉर्ट नोट्स बनाने हैं। क्या आपने अपने शॉर्ट नोट्स कभी बनाए? तो नहीं भाई, हम तो नोट्स ही नहीं बनाए, हम तो खाली रोज़ किताब पढ़ते थे। तो भाई यहाँ पे भी आप मार खा गए, यहाँ पे भी आपको इम्प्रूवमेंट अपने आप अंदर करना होगा। उसके अलावा मान लो कि कोई बोला कि हम जो है क्या करते थे, सिर्फ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लगाते थे। क्या भाई आप प्रीवियस ईयर का क्वेश्चंस आपके पास है? तो भाई नहीं है, तो उसको अरेंज करो ना, उसको आप इकट्ठा करो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। तो इस तरीके से अलग अलग लोग अलग अलग पर्सपेक्टिव बता रहे। कुछ लोग बोलते हैं कि मॉर्निंग में पढ़ना चाहिए, कुछ लोग बोले कि इवनिंग में पढ़ना चाहिए, कुछ लोग बोले कि जब मन करे तब पढ़ना चाहिए। अब आप अपने आप को क्या समझाते हो? जब आप अपने आप के बारे में सेल्फ एनालिसिस करते हो तो आप अपने आप को किस तरीके से रिप्रेजेंट करते हो? तो देखो, कभी भी पढ़ाई जो है ना आपके कंफर्ट पे डिपेंड करता है, लेकिन आपकी मजबूरी वो होना चाहिए। कंफर्ट के साथ साथ वो आपकी मजबूरी भी होना चाहिए, क्योंकि अगर आपके अंदर मजबूरी नहीं रहेगा ना पढ़ाई को लेकर, तो आप पढ़ाई नहीं करोगे। यहाँ पे मैक्सिमम लोग जो इस वीडियोस को देख रहे होंगे वो वैसे होंगे जो सेमेस्टर के एग्ज़ाम जब नज़दीक आते हैं ना, तब वो स्टार्ट करना चाहते हैं कि यार अब तो सेमेस्टर एग्ज़ाम नज़दीक है, चलो अब पढ़ाई कर लेते हैं। तो मजबूरी कब आती है? जब सेमेस्टर एग्ज़ाम नज़दीक आते हैं। कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस को लेकर वो मजबूर कब होते हैं? जब एग्ज़ाम डेट आ जाता है, तब वो मजबूर होते हैं कि यार अब तो एग्ज़ाम डेट आ गया, अब हमें पढ़ना चाहिए। पहले से उनके अंदर मजबूरी नहीं होती है, पहले से वो नहीं सोचते हैं कि हमको इतना देर पढ़ना है, और 1-2 दिन 3 दिन 4 दिन स्टार्ट भी किए तो 21, 3, 30 1 महीने तक उनका कंटिन्यू नहीं रहता है। अगर कोई भी चीज़ें अगर आप 1 महीने तक कंटिन्यू कर लेते हैं, एक प्रॉपर शेड्यूल के साथ फॉलो कर लेते हैं, तो वो डेफिनेटली आपको हेल्प करेगा और आप उस चीज़ को दोबारा भूल नहीं पाओगे, आप उस चीज़ को पूरा कर पाओगे। ओके, तो लास्ट पॉइंट वही बोला गया, सेल्फ एनालिसिस कैन ऑल्सो हेल्प इंडिविजुअल टू रिकॉग्नाइज एनी लिमिटिंग बिलीफ और नेगेटिव पैटर्न्स ऑफ बिहेवियर दैट मे हिंडरिंग देयर प्रोग्रेस। बाय बिकमिंग अवेयर ऑफ दीज ऑब्स्टेकल्स दे कैन वर्क टू ओवरकम देम एंड डेवलप न्यू स्ट्रेटजी टू अचीव सक्सेस। है ना, सफल पाने के लिए अगर कोई निगेटिव चीज़ें हैं जो आपको हमेशा इम्पैक्ट करता है, जैसे कई बार बोलते हैं ना कि हमको यार मॉर्निंग में नींद नहीं टूटता है, हम तो रोज़ सोचते हैं कि मॉर्निंग में उठकर जो है पढ़ाई करें। यार सोचते क्यों हो? करना स्टार्ट करो, 10 दिन 15 दिन 20 दिन 1 महीना लगातार करो ना, वो ऑटोमेटिकली आपको जो है वो चीज़ें फिर आदत हो जाएगी। अब कोई निगेटिव चीज़ें, मान लो कि आप जब पढ़ाई करने जा रहे हो तो आपको मोबाइल चलाने का आदत बहुत ज़्यादा है, तो आप भाई मोबाइल से ही मत पढ़ो, आप किताब ले लो,
है ना। आप लैपटॉप ले लो, मोबाइल चलाने का ना ज़्यादा शौक होता है, कभी व्हाट्सएप पे कभी कुछ, आप लैपटॉप से पढ़ो, या फिर मोबाइल में आप फ्लाइट मोड कर लो, कोई नोटिफिकेशन ही नहीं आएगा। तो ये आपके ऊपर जो है डिपेंड करता है कि आप किस तरीके से उसको एनालाइज करते हो। जो आपको आपके सफल होने में हिंडर प्रोवाइड करता है, उस चीज़ को आपको रिप्लेस करना होगा, उसको आप ख़त्म नहीं कर सकते हो। अब अगर आप कहोगे कि एकदम जो है हम मोबाइल जो है 1 साल तक छुएंगे ही नहीं, तो ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। आप 1 दिन कोशिश करोगे, 2 दिन कोशिश करोगे, 3 दिन करोगे, 4 से 5 दिन जाते जाते आप फिर कहोगे कि यार रहने दो, हम तो मोबाइल ही चलाएंगे, यही हमारे लिए ज़रूरी है। तो आप किसी चीज़ को अचीव करने के लिए आपको रिप्लेस करने होगा अपनी आदतों को। अगर कोई नेगेटिव आदत है, विश्वास है, तो उसको आप रिप्लेस करो, उसके जगह पे कुछ पॉजिटिव थिंकिंग लाओ, तभी ये चीज़ें पॉसिबल है, अदरवाइज ये पॉसिबल नहीं है। इसीलिए बोला गया कि अगर आपको अपने लाइफ में सक्सेस होना है तो सेल्फ एनालिसिस करना बहुत ज़रूरी है, अपने आप को एनालाइज करना बहुत ज़रूरी है। जब तक आप अपने आप को एनालाइज नहीं करोगे तब तक पॉसिबल नहीं है कि आप अपने ज़िंदगी में सफल भी हो पाओगे। बहुत कम लोग हैं, बहुत कम या ना के बराबर वैसे लोग होंगे जो अपने सफलता को पाने के लिए वो अपने आप को एनालाइज नहीं किए होंगे। हर कोई अपने आप को एनालाइज करता है कि वो कितना कैपेबल है। अगर आप मान लो कि एक दिन में कोई 100 क्वेश्चन याद कर रहा है और एक दिन में कोई 2 क्वेश्चन याद कर रहा है, तो जिसकी जिस तरीके की कैपेबिलिटी है वो उस तरीके से कर रहा है, दोनों अपने लक्ष्य को प्राप्त करेगा, लेकिन दोनों के अंदर एक सेल्फ एनालिसिस होना चाहिए। उसकी ताकत क्या है, उसकी कमजोरी क्या है, और वो कहाँ पे अपनी किस वीक पॉइंट को ज़्यादा इम्प्रूव कर सकता है, ताकि आने वाले समय में वो उसको हेल्प करे, वो भी जो उसे पता होना चाहिए और उस पर वो काम कर रहा हो, तभी ये चीज़ें पॉसिबल है, अदरवाइज ये पॉसिबल नहीं है। आई होप कि आज का सेशन आपको समझ में आया हो। अगर फिर भी कोई डाउट्स आता है तो आप हमें ज़रूर बताएं। थैंक यू। प्यारे साथियों, आप सभी का स्वागत करता हूं अपने MRS स्टडी परिवार में। तो डियर, यहाँ पे आज का क्वेश्चन है कि सेल्फ कॉन्फिडेंस और ईगोइज्म में क्या डिफरेंस है, और व्हाट शुड वी डू टू बूस्ट सेल्फ कॉन्फिडेंस, है ना। सेल्फ कॉन्फिडेंस को बढ़ाने के लिए क्या करना होगा। देखो, सबसे पहले 2 डिफरेंसेस मैं यहाँ पे बात करूँगा। सेल्फ कॉन्फिडेंस में क्या होता है कि लोग जो है अपनी एबिलिटीज़ को और क्वालिटीज़ को और अपने जजमेंट को पे विश्वास रखते हैं, लेकिन जो ईगोइस्ट होते हैं वो क्या होते हैं कि अपने आप को इस तरीके मतलब एक्सेस अपने आप पे फोकस करते हैं, अपने आप के बारे में बहुत ज़्यादा सोच लेते हैं। मतलब कि जैसे बोला जाता है ना कि कोई जो सेल्फ कॉन्फिडेंट होगा वो कहेगा कि मैं भी इस काम को कर सकता हूँ, है ना। जो सेल्फ कॉन्फिडेंट लोग होंगे वो क्या कहेंगे किसी काम को लेकर कि मैं भी इस काम को कर सकता हूँ, ठीक है। लेकिन जो इगोइस्ट होंगे, जो घमंडी होंगे, वो क्या कहेगा कि मैं ही इस काम को कर सकता हूँ। इन दोनों में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। एक कह रहा है कि मैं भी इस काम को कर सकता हूँ, और एक कह रहा है क्या कि मैं ही इस काम को कर सकता हूँ, यानी उसके अलावा कोई आज तक पैदा ही नहीं हुआ है जो उस काम को कर सके। तो आपको सेल्फ कॉन्फिडेंट रहना है कि मैं भी ये काम कर सकता हूँ, चाहे जैसा काम हो उस काम को मैं भी कर सकता हूँ। कभी भी घमंड के साथ नहीं बोलना है कि हम ही इस काम को कर सकते हैं और इसके अलावा कोई काम ही नहीं कर सकता है। तो वही कहा जाता है, दूसरा पॉइंट वही कहा गया कि सेल्फ कॉन्फिडेंस जो है ये एक पॉजिटिव भाव है, ठीक है। लेकिन जो आपका इगोइज्म है ये आपका निगेटिव भाव है ना। यानी सेल्फलेसनेस को बताता है कि आप भाई बहुत ज़्यादा सेल्फिश हैं। लेकिन जो सेल्फ कॉन्फिडेंस है ये आपको बताता है कि आपका जो विश्वास है वो पॉजिटिव है। आप अपने गोल को प्राप्त करने को लेकर आपके जो चैलेंजेस आएंगे, आपकी जो कठिनाइयाँ आएंगी, उन सभी को आप पार करने में सक्षम रहोगे, क्योंकि आप सिर्फ विश्वास कर रहे हो कि मैं भी कर सकता हूँ। आप ये नहीं बोल रहे हो कि मैं ही कर सकता हूँ। अगर आप ये बोले कि मैं ही कर सकता हूँ और उसमें वो काम ना हो तो आपको जो ठेस लगेगा, है ना, आपका दिल टूटेगा कि यार
हम तो बोले कि हमसे हो जाएगा, ये हमसे अब हो नहीं रहा, ये तो प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है। तो ये चीज़ें हैं। अब कैसे अपनी सेल्फ कॉन्फिडेंस को बूस्ट कर सकते हैं, तो इसमें सबसे पहला है आपको कि अपने आप के बारे में क्या करना है, समझना है, जानना है, यानी प्रैक्टिस सेल्फ केयर, है ना। कब सोना है, कब एक्सरसाइज करना है, क्या खाना है ना, कब खाना है, कितना खाना है, इसके बारे में आपको जो है पता होना चाहिए, यानी आपका सेल्फ केयरनेस होने चाहिए। अगर आप अपने बारे में केयर हो कि हाँ भाई मुझे क्या खाना है, क्या पहनना है, तो कब एक्सरसाइज करना है, कब सोने जाना है, तो अगर आप वेल मेंटेन्ड के साथ आप अपनी कामों को करेंगे तो डेफिनेटली आपका जो सेल्फ कॉन्फिडेंस होंगे वो आपके क्या होंगे, बूस्ट होंगे। ऐसे भी बोला जाता है ना कि आप अगर रात में अगर जल्दी सोओगे तो दिन में जो है जल्दी उठोगे, यानी मॉर्निंग में। अगर आप सोओगे ही 5 बजे, मतलब 3 बजे भोर में, आप कहोगे कि 5 बजे हमको उठ ही जाना है, तो ये पॉसिबल नहीं है। अगर उठ भी गए तो 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन कर पाओगे, रोज़ रोज़ ये चीज़ें पॉसिबल नहीं है। तो अगर आपको बेटर लाइफ जीना है तो अपने सोने की तरीका, सोने की टाइमिंग, एक्सरसाइज करने का तरीका, एक्सरसाइज करने का टाइमिंग, और खाने का तरीका और टाइमिंग, ये आपको इस पर आपको गौर करना होगा और उसको फॉलो करना होगा एक बेटर रूटीन के साथ। तभी जाकर जो है आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस क्या होगा, बूस्ट होगा। चैलेंज योर निगेटिव सेल्फ टॉक। अगर आप कोई चीज़ें हैं जो आपको बहुत ज़्यादा डराता है ना, वो आपको चैलेंज देता है, तो भाई आप उसी को बोलो कि अगर तुम नहीं हटाना तो हम तुमको उखाड़ फेंक देंगे, तुमको जगह पे किसी और को ले लाएंगे। ठीक है, लाइक अ गर्लफ्रेंड आप कह सकते हो। जैसे मान लो कि आपकी गर्लफ्रेंड जो है आपकी कोई वैल्यू नहीं कर रही है ना, हमेशा आपकी जो है बुराई करते रहती है, तो आप क्या बोलो कि सुधर जाओ, ज़्यादा बुराई मेरा मत करो, नहीं तो हम क्या करेंगे, तुमको छोड़ के चले जाएंगे, हम किसी और को रख लेंगे। तो वही चीज़ें यहाँ पे भी है कि अगर कोई निगेटिव चीज़ें हैं, कोई निगेटिव विश्वास आपके अंदर डेवलप है, तो उसको पॉजिटिव विश्वास के साथ उसको क्या कर दो, रिप्लेस कर दो कि तुम भाग, हम तुमको नहीं रखेंगे, हम दूसरे को ला रहे हैं। उसके बाद है वैसा गोल बनाओ जो जिसे आप अचीव कर सको, और उसमें जो भी चैलेंजेस आ रहे हैं उनको जो है आप नोट डाउन करो कि भाई इस गोल को अचीव करने के लिए मुझे ये चैलेंजेस हुए। देखो, जब आप छोटे छोटे काम करके आप सफल होगे ना, तो आपके अंदर एक विश्वास आएगा कि यार हम जो काम कर रहे हैं वो तो हो ही जा रहा है, अब और बेटर तरीके से अगला काम को हम करेंगे। तो आपके अंदर जो है कॉन्फिडेंस बूस्ट हो जाएगा, आपको कहीं से मोटिवेट होने की ज़रूरत नहीं पड़ेगा। ओके, और वही जैसे जैसे आप जीत रहे हो, मान लो कि आप छोटे काम किए, गोल को अचीव कर लिए, जब गोल को अचीव कर लिए तो आप उसकी खुशियाँ भी मनाओ। ये ना कि गोल प्राप्त हो गया अब मुंह बनाकर बैठ गया कि यार अब आगे क्या करें, ये तो हम प्राप्त कर लिए। मान लो कि तुमको जो है मोबाइल खरीदना था, मोबाइल खरीद लिए, अब वो गोल हो गया पूरा, अब इस मोबाइल का हम करें क्या, समझ में नहीं आ रहा है। तो भाई आगे जो भी आपकी सफलता हुई, जो भी आपने सोचा उसमें अगर आप सफल हुए तो आप उसको खुशियों को सेलिब्रेट करो, उस खुशियों को दिखाओ कि नहीं मैंने इस चीज़ को अचीव किया। और इसके अलावा सेल्फ कॉन्फिडेंस को बूस्ट करने में मदद करता है आपके आसपास के लोग। आपके आसपास के लोग कैसे हैं उसके ऊपर भी जो है ये डिपेंड करता है कि आपका कॉन्फिडेंस कैसा होगा। अगर आपके आसपास के लोग आपको हमेशा सपोर्ट करने वाले, हमेशा आपको इनकरेज करने वाले लोग हैं, तो डेफिनेटली आप हमेशा कॉन्फिडेंट रहोगे। लेकिन आपके आसपास के लोग क्या कर रहे हैं, आपके हमेशा पैर खींचने वाले हैं, आपकी हमेशा बुराई करने वाले हैं, तो आप अपने आप को हमेशा क्या करोगे, सोचोगे कि यार हर लोग तो मेरी बुराई ही कर रहा है, कैसे ये पूरा होगा। तो ये चीज़ें आपकी है। तो आपके अपने आसपास के इन्वायरमेंट, आसपास के लोगों की जो फीलिंग है उसको भी आपको समझना होगा। अगर आपके आसपास के लोग आपको हमेशा बुराई कर रहे हैं तो आप उससे दूर रहो और आप इंस्पिरेशनल बुक्स और पॉडकास्ट अपने आप में देखो, अपने आप को इम्प्रूव करने की कोशिश करो और उन लोगों के बारे में एकदम भूल जाओ जो आपकी बुराई कर रहे हैं, एकदम भूल जाओ क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं। बस आप जो कर रहे हो
वो आपका सही रास्ता पे होना चाहिए। ओके, उसके बाद है अगला क्वेश्चन आपका एट्रीब्यूट। एट्रीब्यूट क्या है? ये एक क्वालिटीज़ है या कैरेक्टरिस्टिक्स कह सकते हैं किसी भी पर्सन्स का या किसी ग्रुप का कि वो किस तरीके से कर रहा है। ये एट्रीब्यूट जो है ये सॉफ्ट स्किल्स में जो पर्सनल एट्रीब्यूट्स होते हैं वो किसी भी इंडिविजुअल्स के इंटरेक्ट को इफ़ेक्टिव, किसी के साथ इफ़ेक्टिवली कैसे इंटरेक्ट हो रहा है उस चीज़ को बताता है। मतलब जो एट्रीब्यूट है एक तरीके का क्वालिटीज़ है किसी भी पर्सन्स का। जैसे अगर सॉफ्ट स्किल्स में बात किया जाए एट्रीब्यूट्स का, तो कम्युनिकेशन स्किल्स, टीम वर्क, लीडरशिप, प्रॉब्लम सॉल्विंग, एडॉप्टेबिलिटी, टाइम मैनेजमेंट, इमोशनल इंटेलिजेंस, क्रिएटिविटी, ये सभी जो है सॉफ्ट स्किल्स का क्या है? एट्रीब्यूट्स हैं। अब मान लो कि किसी भी दो के पास गए, आपके पास कम्युनिकेट करने का यानी बोलने चालने का स्किल्स ही नहीं है, क्या आपका जो बिहेवियर होगा वो लोगों के बीच में पसंद आएगा? नहीं आएगा। तो आपके अंदर बोलने का स्किल्स होना चाहिए। अब अगर मान लो कि अगर आपको कोई काम करना है और काम में आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स प्राप्त करने हैं, तो बेनिफिट आपको प्राप्त कब होंगे? जब आप अकेले ना काम करके 4-5 लोग मिलकर काम करोगे। 4-5 लोग मिलकर काम करोगे तो नए नए आइडियाज़ आएंगे। अगर मान लो कि एक बार फेल भी हो गए किसी काम को करने में 4-5 लोगों का जो भी ग्रुप्स है उसमें, तो आप जो है अगली बार जो काम करोगे, जो भी आपने सफलता पाई उसको आप नोट डाउन करके उसको और अच्छे से करोगे। साथ ही साथ टाइम मैनेज भी इसमें हो जाता है, क्योंकि आपको टाइम का एक लिमिटेशंस करना होता है। इसमें कोई इमोशनल इंटेलिजेंस भी आपके होते हैं, कुछ नई क्रिएटिविटी भी आ जाती हैं। और किसी एक को जो है लीडरशिप भी करना, मतलब कि मैंने टीम में किसी एक को जो है लीड करना होता है कि हाँ भाई इस तरीके से काम हमें जो है करना है। और जब आप अच्छे तरीके से काम कर रहे होते हैं तो आपका जो प्रॉब्लम होते हैं वो प्रॉपर और इफ़ेक्टिव तरीके से सॉल्व भी होते हैं। तो ये सभी चीज़ें हैं जो आपको जो है अपने एट्रीब्यूट्स के बारे में बताता है आपके सॉफ्ट स्किल्स में। आई होप कि ये चीज़ें आपको समझ में आई हो। अगर फिर भी कोई डाउट्स रहता है, कोई भी कन्फ्यूजन रहता है तो आप हमें ज़रूर बताएं। और यूट्यूब पे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, ताकि और भी चीज़ें आपको इन्फॉर्मेटिव चीज़ें आपको जो है मिल सके। थैंक यू।